गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो किया था कि 2025 के प्री में 18 से 20 मार्क्स आप लॉजिक एप्लीकेशन के बेसिस पर हासिल कैसे कर सकते थे। उसमें हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कुछ क्वेश्चंस 2025 से लेकर। हमने पूछा कि आपको ऐसे और वीडियोस की जरूरत है कि नहीं। आपने कमेंट किया सीरीज। अब हमने डिसाइड किया है कि ये हर प्रीवियस ईयर के लिए करेंगे। इससे क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव, यूपीएससी में एमसीक्यू से रिलेटेड जो डर है ना आपका, इनर्शिया, कि जो क्वेश्चंस आते थे वो कर लिए मैम, बट जो नहीं आते थे उनमें सोचने में भी डर लगा। लॉजिक एप्लीकेशन तो दूर, उनको स्किप कर दिया। पहली चीज इनर्शिया, द फियर ऑफ एमसीक्यू, ये दूर होना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ अकेले बैठ के नहीं होता, कोई डेमोन्स्ट्रेट करा के एक एक वर्ड पढ़ के आपको बताए कि ये इसको ऐसे सोच सकते थे, तब जाके धीरे धीरे वो डर हटता है। सेकंड, प्रैक्टिकल रीजन है। प्रैक्टिकल रीजन क्या है? यूपीएससी में 35 से 40 क्वेश्चंस से ऊपर टॉपर्स को भी नहीं आते डायरेक्टली। मतलब आपको ऐसे तरीके वहां भी यूज करने पड़ेंगे अपनी अटेम्प्टिंग रेंज को बढ़ाने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग द आंसर डायरेक्टली एंड रीचिंग द आंसर। नहीं भी आता हो तो भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट इसके लिए ये प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। थर्ड चीज, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स, मेथड्स, वोकैबुलरी, पैटर्न जो यूपीएससी फॉलो करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन के रेफरेंस को लेकर। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उससे मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स कि 2024, इस वीडियो में हम 2024 का प्री लेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में 20+ मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आप अपना स्कोर इससे इंक्रीज कर सकते हैं। एंड 20 मार्क्स, एज यू नो, प्री के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। सेकेंड चीज जो मैं एड्रेस करना चाहती थी, जो मैंने कमेंट सेक्शन में काफी पढ़ी है, वो ये है कि मैम ये तो आप रिवर्स साइकोलॉजी लगा लेती हैं, क्योंकि अब आपको आंसर पता है तो आपको लॉजिक लगाना बहुत आसान है। वहां पे जाइए, रिस्क लीजिए, फिर समझिए प्रेशर क्या होता है। हम समझते हैं। आई एम नॉट सेइंग, फ्यू डिस्क्लेमर्स, हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई छोड़ दीजिए और यूट्यूब पे वीडियोस ही वीडियोस देख लीजिए सिर्फ एमसीक्यूज को लेकर। नो, डिजास्टर। पढ़ाई उतनी ही जरूरी है, रिवीजन उतना ही जरूरी है, बट एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है कन्वर्जन के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी इंटेंड टू डू हियर। मैं ये नहीं कहती हूं कि ये लॉजिक जो आप सीखिए आज उसको डायरेक्टली जाके मई में यूपीएससी प्री में लगाइए, नहीं। जो जो छोटी छोटी ट्रिक्स, लॉजिक, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट बदलना, ये सब जो आप यहां से सीख रहे हैं, उनको बार बार अपने मॉक्स में लगाइए। जब इनको आप 50 मॉक्स में लगा लेंगे तब जाके आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा इन क्वेश्चंस को, 40 बियॉन्ड क्वेश्चंस को इन यूपीएससी में अटेम्प्ट करने का। The courage, the confidence, the practice, the experience. इसीलिए मैं ये सीरीज अभी करना चाह रही हूं, जिससे ये क्लिकबेट नहीं है कि अप्रैल में कर दी, लोगों को डरा दिया कि ऐसे सॉल्व होते हैं और उनको बोल दिया मॉक्स की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल जरूरत है, बट ये सॉल्व भी इस लॉजिक पे करेंगे, पहले ये समझ के करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 2024 के पेपर्स में हम ऑलमोस्ट 24 मार्क्स या 20+ मार्क्स जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन आया, सबने बोला हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सेट्रा सब कुछ पता हो। यूपीएससी एक्सपेक्ट भी नहीं करी। यूपीएससी कहती है कि क्या आप इस बिजार स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है कि इंडिया में, आप सोचिए इस स्टेटमेंट को के गलत होने के चांसेस कितने ज्यादा,
सारा गेम तो चांसेस का ही है, अटेम्प्टिंग तो चांसेस के बेसिस पर ही है। अगर एक भी एप्पल यूएस से इंडिया में इंपोर्ट हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। किसी एक भी एप्पल का इंपोर्ट होने में, इंडिया में इंपोर्ट होने में चांसेस बहुत हाई हैं। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है ना कि इसको डिनाई करना। सो डिनाई इज द इजियर वे आउट। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अगर कोई एक भी एप्पल आ गया, आप कैसे जान सकते हैं कि कोई भी सेक्टर में, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंडिया में एक भी एप्पल नहीं आता यूएस का? वेरी एक्सट्रीम, वेरी लाइकली कि ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर तो सिर्फ इसी से आ गया था, दूसरी चीज भी देख लेते हैं। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा, अगर ये बात सही नहीं होती तो आपको यूपीएससी नॉलेज से इतना तो पता है कि कमर्शियल प्रोडक्शन में सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, वो भी नॉन फूड क्रॉप है, बीटी कॉटन। जब हम इतना स्ट्रिक्ट हैं इंडिया को लेकर, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इंडिया में किसी और कंट्री से क्यों इंपोर्ट होने देंगे? और यूपीएससी ने सेफ होने के लिए आपको एक और स्टेटमेंट दे दिया, एक लिंक और दे दिया कंफर्टेबल बनाने के लिए कि ये तब तक इंपोर्ट नहीं होने देंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड जब तक एक अथॉरिटी का, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अग्रीमेंट ना हो, अप्रूवल ना हो। दे मेड दिस ऑप्शन इवन सेफर। इस ऑप्शन में कुछ गलत नहीं है। इस ऑप्शन ने ये पॉसिबिलिटी भी देख ली कि ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बोल रहा है कि किसी भी इंस्टेंस में इंडिया में जीएम क्रॉप्स इंपोर्ट नहीं होंगे, नहीं, ये सिंपली ये कह रहा है इंडिया में जीएम क्रॉप्स तब तक इंपोर्ट नहीं हो सकते जब तक एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल ना मिल जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चल रहा है। दैट इज वाई ये स्टेटमेंट सही वर्डेड है, ये सही है। अगर स्टेटमेंट 2 सही और स्टेटमेंट 1 एक्सट्रीम है तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इन क्वेश्चंस को लेकर ज्यादा मत डरिया करें, बिकॉज इन क्वेश्चंस में कई बार एक स्टेटमेंट गलत होते ही आप आंसर के बहुत पास आ जाते हैं। तो यहां से मिलते हमें 2 मार्क्स इन जीएस इन प्री 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव, कुछ चीजें दे रखी हैं, इनमें से कौन से को हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स कहते हैं? अब अगेन वर्ड एसोसिएशन पे काम करिए। वर्ड एसोसिएशन मतलब 3 वर्ड्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब नॉट ग्रिड कनेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड नहीं है, ग्रिड सप्लाई से कनेक्टेड नहीं है। इतना समझ में आया इस वर्ड से, डिस्ट्रीब्यूटेड। और एनर्जी सोर्स, और एनर्जी सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं हो, जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब एक सेंट्रल जगह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है और डिसेंट्रलाइज तरीके से वो एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहा है, एनर्जी जनरेट कर पा रहा है, एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ग्रिड से कनेक्टेड नहीं, और एनर्जी सोर्स मतलब एनर्जी को जनरेट करने की कैपेसिटी या स्टोरेज। इतनी चीजें हमने समझ ली। अब ऑप्शंस देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या पूछे। बैटरी स्टोरेज, क्या ये बैटरी डायरेक्टली तभी चलती है जब ग्रिड सप्लाई ऑन हो? एब्सोल्युटली नॉट। ये तो बिल्कुल ही उल्टा लॉजिक हो गया। बैटरी स्टोरेज का तो आइडिया ही डिस्ट्रीब्यूशन है, का आइडिया ही डिसेंट्रलाइज्ड। पहला ऑप्शन ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड माना जा सकता है। बायोमास जनरेटर, बायोमास कैन बी एनीथिंग, मतलब बायोमास कैन बी एनी ऑर्गेनिक मटेरियल,
ह्यूमन वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट एक्सेट्रा, उससे जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये फार्म लैंड्स के पास हो सकती है, ये एग्रीकल्चरल लैंड्स के पास हो सकती है एक्सेट्रा। नेक्स्ट, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल्स, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक फ्यूल सेल से चलती हुई कार, एक फ्यूल सेल से चलती हुई गाड़ी को ग्रिड कनेक्टेड सप्लाई की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट इज रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स, सूर्य घर बिजली। ऑफ कोर्स ये सोलर पैनल्स जो घर के ऊपर लगे हुए हैं, ये डायरेक्टली उस घर को सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड सप्लाई की जरूरत नहीं है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक जगह एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही जो अलग अलग घरों में बट रही है, सेम जगह जहां आप रहते हो वहां पे ही रूफटॉप सोलर ऑप्शंस। द आंसर इज सिंपल, ऑल फोर, चारों के चारों समझ में आ सकते थे एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी स्टोरेज। 2 marks. Next, with reference to physical capital in India, in Indian economy, consider the following pairs. अच्छा, अब इसमें ये पूछा कि कुछ आइटम्स हैं वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर कुछ ज्यादा, इसमें एक ट्रिक समझिए, अगर कुछ ज्यादा समझ आया भी नहीं तो इतना जरूर याद रखने की जरूरत है कि ऑप्शन से भी थोड़ा समझ आ सकती है। तो एक ट्रिक जो हम सीख रहे हैं वो है गेन नॉलेज यूजिंग ऑप्शंस। अच्छा, ये कैसे? ये ऐसे कि इधर कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश करिए। कुछ लिखा हुआ है वर्किंग, कुछ लिखा हुआ है फिक्स्ड। वर्किंग मतलब इतना समझ में आ सकता है काम के दौरान, ड्यूरिंग द वर्क, काम के दौरान काम आने वाला कैपिटल। और फिक्स्ड मतलब काम के दौरान ड्यूरेबल रहने वाला कैपिटल, जो यूज अप नहीं हो जाएगा, जो फिक्स्ड रहेगा, कंटिन्यू करेगा। इससे कुछ कुछ वर्ड एसोसिएशन समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वर्किंग प्लाउ, अ फार्मर्स प्लाउ इज अ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये लिखा हुआ है। कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, अब हमने जब इन दोनों ऑप्शंस को एक दूसरे से देखा, ऑप्शंस के थ्रू समझ रहे हैं हम ये क्वेश्चन किसके ऊपर है। हमने जब इन दोनों ऑप्शंस को देखा, हमने रियलाइज किया कि इन दोनों में से कुछ तो गड़बड़ है। अगर फार्मर्स प्लाउ जो बार बार यूज हो सकता है, जो काम आता है बार बार फार्मिंग ऑपरेशंस में, उसको तो वर्किंग लिखा हुआ है और कंप्यूटर को फिक्स्ड लिखा हुआ है। मतलब इन दोनों में से कोई एक तो गलत है, वन इज रॉन्ग, क्योंकि इन दोनों आइटम्स का नेचर सेम है। हमें तो ये भी नहीं पता करना कि कौन सा गलत है, हमें बस ये पता करना है वन इज रॉन्ग एंड वन इज राइट। समझ रहे हैं आप? ये मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स, बट इनकी कैटेगरी अलग अलग लिखी है। मतलब हो सकता है कि एक गलत हो और एक सही हो। एग्जैक्टली यही हुआ है। फार्मर्स प्लाउ इज फिक्स्ड कैपिटल, जो यूज अप नहीं होती, चलती रहती है, अगले में भी यूज होती है, एंड कंप्यूटर इज फिक्स्ड। बट ये सही है, ये गलत। सेम चीज यूपीएससी ने यहां पे करी, एक को सही रखा और एक को गलत लिखा और दोनों का नेचर सेम बनाया। दोनों ऐसे टाइप के आइटम्स हैं जो यूज हो जाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिनको बार बार अगले प्रोडक्शन में रिवाइव करने की जरूरत होगी और यूटिलाइज करने की जरूरत होगी। वर्किंग कैपिटल, यार्न यूज हो जाएगा वीव क्लॉथ बनाने में और पेट्रोल यूज हो जाएगा कोई भी ऑपरेशंस में। इधर भी उन्होंने ये किया है, दो आइटम्स को सेम रख दिया और उनके डिस्क्रिप्शन में एक एक चीज लिख सेम। इन दोनों, अगर ये दोनों आइटम सेम है, इसमें से एक राइट होगा और एक रॉन्ग। बेसिकली एटलीस्ट दो राइट है और दो रॉन्ग। ये कैसे पता चला हमें? ये नेचर ऑफ द आइटम्स की सिमिलैरिटी को जज करके हमें समझ में।
The answer was only 2. 2 marks. Next, consider the following. Which of the above is or are considered financial instruments? अच्छा ठीक है, अब ये समझते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब, अच्छा वर्ड बोला है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कोई तरह का क्रेडिट का नोट, कोई तरह का बोरोइंग का नोट, कोई तरह का मनी रिलेटेड एप्लीकेशंस, कोई तरह की इन्वेस्टमेंट्स, कोई तरह के स्टॉक्स एक्सेट्रा, इन्हीं को ही हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं कंट्री में, तो हम बात करते हैं बैंक अकाउंट्स, पेंशन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडी, इन सब में कोई मनी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, और ये सारे किसी फॉर्म में है, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या फिर किसी मोबाइल ऐप के फॉर्म में है. ये रियल नहीं है, ये टेंजिबल नहीं है. यहां पे सिर्फ उन्होंने पूछा विच ऑफ द अबव इज कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. क्या इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? क्या ये फाइनेंस से डील करता है? हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड. क्या करेंसी स्वैप्स अलग अलग कंट्री में जब वो कहते हैं, क्या करेंसी फाइनेंस से रिलेटेड है टर्म? हाँ है. बट मोटर व्हीकल, क्या ये रियल सेक्टर से रिलेटेड है? हाँ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड नहीं है. We cannot exchange a motor vehicle in that form. It is a physical entity. Financial instruments are of these types. बहुत सिंपल था. The answer था 2 को हटाइएगा और 1 and 3 is your answer. Another 2 marks. Next, with reference to Indian economy, collateral borrowing and lending obligations. अब ये क्वेश्चन आया, सबने बोला ओहो मैम ये सब चीजें तो और कॉम्प्लिकेट कर करके पूछ रहा है यूपीएससी इकोनॉमी में, कैसे हम जान सकते हैं हर टर्म हर मार्केट से रिलेटेड? बहुत सिंपल है. कोलैटरल जनरली बैंक्स लेते हैं शॉर्ट टर्म मनी के लिए, बैंक्स बोरो भी करते हैं शॉर्ट टर्म मनी के लिए, और बैंक्स लेंड भी करते हैं शॉर्ट टर्म मनी के लिए. बॉन्ड मार्केट्स में नहीं है, स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स की ट्रेडिंग है, उसमें ये 3 ऑपरेशंस कहां हो रहे हैं? अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो क्या आपको कोलैटरल रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी? नो. इफ यू हैव द मनी इन्वेस्ट इन इट. क्या ये फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है? फॉरेक्स मार्केट में तो सिर्फ करेंसी एक्सचेंज हो रही है, डॉलर, रुपी एक्सेट्रा. यहां पे कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आ रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, वो कुछ बिना कोलैटरल और बिना बोरोइंग के भी आते हैं. सिर्फ एक ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और मनी मार्केट है दैट इज रिलेटिंग टू बैंकिंग ऑपरेशंस, जहां पे ये तीनों चीजें आपको होती हुई दिख रही. तो सिर्फ अगर आप इन वर्ड्स पे भी फोकस कर लें बिना डरे, कोलैटरल मनी मार्केट बैंकिंग, बोरोइंग मनी मार्केट बैंकिंग, एंड लेंडिंग मनी मार्केट एंड बिड, दैट्स ऑल. इससे आपके 2 मार्क्स. इस स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है एग्जाम में. नेक्स्ट, recently the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which यूपीएससी ने सिंपल बोला कि सीसेट में आप जैसे वर्ड एसोसिएशन कर पाते हैं कि नहीं, सिर्फ शब्दों को मिलाने का एसोसिएशन था, और उस चीज में दूसरे ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करिए. मैं हमेशा कहती हूं पहले दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, इवन इफ यू नो द आंसर डायरेक्टली. ओके, नाउ इसमें लिखा है पंप्ड, अच्छा इसमें लिखा है स्टोरेज,
मतलब कुछ फॉर्म ऑफ स्टोरेज, और इसमें लिखा है हाइड्रो पावर मतलब कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेटेड दैट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड। ये तीन चीजें हैं। हाइड्रो पावर मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है, और पंप्ड स्टोरेज मतलब किसी एक तरह से उसको स्टोर किया जा रहा है। इतना वर्ड एसोसिएशन में समझ में आया? हाइड्रो पावर मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है, और पंप्ड स्टोरेज मतलब उस जनरेटेड एनर्जी को स्टोर करने का एक तरीका। इन्हीं मतलब को ऑप्शन में देखिए। क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कोई एनर्जी जनरेट हो रही है? नहीं, ये तो वाटर को कंजर्व करने का एक तरीका है। ये मैच नहीं कर रहा मेरे ऑप्शन को। इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स, यहां पे पानी दिया जा रहा है क्रॉप फील्ड्स को, बट क्या यहां पे एनर्जी जनरेट हो रही है? नो। लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, अगेन यहां पे पानी देने की बात हो रही है कोई भी और टाइप के क्रॉप्स की, क्या यहां पे भी एनर्जी जनरेट हो रही है या स्टोर हो रही है? नहीं। अब देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। क्या इस ऑप्शन में एनर्जी है दैट इज रिलेटिंग टू हाइड्रो पावर? हां जी है। क्या इस ऑप्शन में स्टोरेज है दैट इज रिलेटेड टू पंप्ड स्टोरेज? हां जी है। सी becomes your answer. 2 marks. Next, consider the following materials. Which of the above can be? मैंने पिछले बार भी वीडियो में आप लोग को बताया था, ये जब यूपीएससी पूछती है, यूपीएससी आपकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को खोल देती है, और इस समय आपको एक सवाल आना चाहिए कि क्या मैंने इस ऑप्शन को डिनाई करने के लिए, अगर मैं इस ऑप्शन को डिनाई कर रही हूं कि कॉर्न नहीं इस्तेमाल हो सकता, वेस्ट वाटर नहीं इस्तेमाल हो सकता, वुड मिल नहीं इस्तेमाल हो सकता, इसको डिनाई करने के लिए क्या मैंने पीएचडी कर रखी है? बस ये जवाब दे दीजिए खुद को। ठीक है, समझते हैं कैसे। इनमें से कौन से फीड स्टॉक्स से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन सकता है? अच्छा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बायोफ्यूल से बन सकता है, और बायोफ्यूल कोई भी ऐसे मटेरियल से बन सकते हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते, जिसमें एग्री वेस्ट हो, फार्म वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, मेन्योर हो, एक्सेट्रा। इतना तो आपको पता ही है, मेन्योर, डंग केक्स, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, राइस, व्हीट, पैडी, कॉर्न, स्टार्च, ये सब तो पढ़ा है। अच्छा, अब अगर ये सब है तो ह्यूमन वेस्ट में क्या प्रॉब्लम है? ह्यूमन वेस्ट में या ह्यूमन वेस्ट वाटर में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल तो होगा, कैन, जिससे बायोफ्यूल्स या फिर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन सकते हैं। कैन। क्या आप डिनाई कर सकते हो कि जो वेस्ट वाटर जाता है उसमें कोई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, बायोडिग्रेडेबल मैटर नहीं है? अगर एग्री वेस्ट में है, एनिमल वेस्ट में है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्यों नहीं है? ट्रीटेड स्लज। मेरे को पता था मोस्ट ऑफ यू इसी ऑप्शन को हटाएंगे, बट मैं इसी लॉजिक से इस ऑप्शन को इंक्लूड कर। एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, ये तो आपको पता ही है। इनफैक्ट पैडी स्ट्रॉ के बारे में आप सुनते हैं, पैडी स्ट्रॉ कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फ्यूल, सस्टेनेबल फ्यूल, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा। इसके बारे में आप जानते हैं। कॉर्न, अगर पैडी यूज हो सकता है तो स्टार्च से बना हुआ कॉर्न भी यूज हो सकता है। यस, बिल्कुल सही। और अगर वो सब यूज हो सकता है तो एग्री वेस्ट, वुड मिल वेस्ट, वुड मिल में आपकी स्लाइस्ड वुड, दैट इज ऑल्सो प्लांट मटीरियल, दैट इज ऑल्सो वुडी मटीरियल, ये भी यूज हो सकता है। और यहां भी जो ह्यूमन वेस्ट आता है वेस्ट वाटर में, इवन दैट कैन बी अ सोर्स फॉर वेस्ट टू वेल्थ। अगेन, इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, यहां पे पूछा था कैन बी यूज्ड,
इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, और इसको डिनाई करने के लिए आपने क्या नहीं करी है? पीएचडी। आंसर था ऑल ऑफ द अबव। सब कुछ यूज हो सकता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के 2 मार्क्स। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रूल्स, अगेन फोकस करिए। अगर रूल्स है तो कुछ तो स्पेसिफिकेशंस होंगी। अगर रूल्स हैं तो कुछ तो ऐसे मिनिमम क्राइटेरियाज होंगे जो फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि इन इंडिया देयर इज अ केस वेयर इट इज वेरी इजी टू वायलेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो रूल्स में कुछ तो मिनिमम मैक्सिमम एक्सेट्रा होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब वर्ड कहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कॉर्पोरेट्स की सोसाइटी के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की तरफ नहीं। अगर वो काम कुछ खुद ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको प्रॉफिट मिल रहा है, ये तो उनके काम का ही पार्ट हुआ। बट अगर वो कोई ऐसे काम कर रहे हैं, किसी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे सोसाइटी का भला हो, इस एक्सपेंडिचर को, इस खर्चे को हम CSR में इंक्लूड कर सकते हैं। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, नॉट टू देमसेल्व्स। सिर्फ इसी के लॉजिक पे स्टेटमेंट लिखा है यहां पे, और वो स्टेटमेंट है CSR रूल्स कहते हैं कि अगर आपने पैसे खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर, और ये पैसे सिर्फ आपकी कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। देखिए, यूपीएससी ने बिल्कुल स्पेसिफाई करके और लिखा है स्ट्रिक्ट होके कि हाँ देखिए, कंपनी को ही डायरेक्टली बेनिफिट कर, या आपके एम्प्लॉइज को बेनिफिट करते हैं, इसे फिर CSR के अंडर कैटेगराइज नहीं करा जाएगा। ऑफ कोर्स अगर ये करने लग गए तो सोचिए ना, अगर ये ऑप्शन गलत हुआ और ये कंपनीज को करना अलाउड हुआ, तो आप सोचिए फिर CSR रूल्स का कोई मतलब ही नहीं। फिर कंपनीज वॉलंटरीली सोसाइटी के लिए क्यों कुछ करेंगी? वो तो अपनी बेनिफिट के लिए कर लेंगे, अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कर लेंगी, और हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी। सो दिस हैज द बेसिक एजेंडा और द रीजन कि हमारे पास CSR है। बिल्कुल सही। रूल स्पेसिफाई करते हैं कि अगर आप खुद पे खर्चे कर रहे हैं तो उसे CSR के अंडर एक्सपेंडिचर में आप नहीं दिखा सकते। बिल्कुल सही, अलाइन विद द आइडियोलॉजी, और इसको टर्म के हिसाब से भी समझा जा सकता। अगेन एज मैंने बोला, रूल इंडिया में या किसी भी और कंट्री में अगर आप कॉर्पोरेट्स को बोलेंगे कि देखिए जितना मन है उतना दे दीजिए, उससे तो नहीं होगा। काफी यूनिफॉर्मिटी नहीं बनेगी। कुछ कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा दे रहे होंगे, कुछ बहुत कम दे रहे होंगे, एंड दैट इज नॉट ओके। एक सर्टन पैरामीटर होना चाहिए, एक सर्टन मिनिमम थ्रेशोल्ड या परसेंटेज होना चाहिए जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, वरना कोई गुडविल में CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाएगा नहीं इंडिया में। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है। अब पढ़िए, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई एनी मिनिमम क्राइटेरिया। जितना मन में आए उतना खर्चिए। क्या ये सस्टेनेबल है? फिर पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ CSR सिर्फ नेम सेक का तो नहीं रह जाएगा। हाँ, रह जाएगा अगर ये सही होता। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। एक मिनिमम स्पेंडिंग आपके रूल्स में मेंशन्ड है, विच इज अबाउट 2%। सो ये स्टेटमेंट सही है। ये CSR की डेफिनेशन समझ रहा था आपसे, आपको CSR क्या है इसका अंदाजा है कि नहीं, ये पूछ रहा था। और सेकंड में ये पूछ रहा था कि अगर ऐसा हो, आपको डिनाई करना था, यह था कि ऐसा अगर हो तो फिर तो कोई पूरी नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स मिनिमम स्पेंडिंग है, मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट्स रूल्स में दे रखे। फर्स्ट स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट गलत। द आंसर इज A, 1 only, 2 marks. Next,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। अच्छा, अब देखिए मैं एक चीज बताती हूँ, हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें लगता है, हमें इतना कम यकीन होता है खुद की प्रेपरेशन पे कि हमें लगता है कि यूपीएससी ने कहीं से पूछा होगा, ये टॉपिक न्यूज में होगा, बस मेरी ही प्रेपरेशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने नहीं सुना होगा, आई वुड हैव मिस्ड इट। ये आपका बिलीफ है। आपका बिलीफ उल्टा होना चाहिए। आपका बिलीफ ये होना चाहिए कि अगर इतनी बड़ी पावर है इस ग्रेन काउंसिल की, तो इसके बारे में मैंने पहले कैसे नहीं सुना होता। समझ रहे हैं आप बात? मैंने यूट्यूब पे कहीं तो वीडियो देखी होती। इस स्टेटमेंट को पढ़िए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। ठीक है, पता है, नहीं है, नहीं कह सकते। आगे स्टेटमेंट पढ़िए, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। अच्छा, क्या ये कंट्री के सोवरेनिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है कि सिर्फ अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने तब जाके आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की परमिशन मिलेगी राइस और व्हीट की? अगर इतना ज्यादा पावर होती इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल की, आपको नहीं लगता ये न्यूज में होता? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड सब्सिडीज का प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड बाली पीस क्लॉज का प्रॉब्लम, ये जनरली न्यूज में रहता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में फिर भी उतनी पावर्स है। बट ये स्टेटमेंट को सही मानना जस्ट बिकॉज यू फील अच्छा होता होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा होगा, नहीं, आपने सही चीजें पढ़ी हैं, उतना कॉन्फिडेंस रखिए। बोलिए खुद को कि अगर इतना इंपॉर्टेंट होता और इतनी पावर होती इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल की, तो यूट्यूब पे होता, टीचर्स ने पढ़ाया होता, हैंडआउट्स में होता, मैगजीन्स में होता, बट कहीं नहीं पढ़ा मैंने, मतलब इतनी पावर्स नहीं है, हो ही नहीं सकती। ये वैसे भी इलॉजिकल लग रहा है, ये वैसे भी नेशनल सॉवरेनिटी और आपकी सेल्फ राइट के अगेंस्ट जा रहा है। जब हम WTO में भी लड़ लेते हैं हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को रिलेटेड, तो हम यहां पे एक कंट्री थोड़ी ना बनेंगे दैट इज अलाउड टू डू दैट। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अ कंट्री डज नॉट नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। सेकेंड स्टेटमेंट गॉन। ऑप्शन बचता है वन एंड वन ओनली, नीदर वन नॉर टू। ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा प्रोड्यूसर है ग्रेन्स का, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है ग्रेन्स का, स्पेशली राइस एंड व्हीट, इट इज वेरी लाइकली कि इंडिया ऐसे काउंसिल का पार्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। आई स्टिल अंडरस्टैंड अगर आपको ए और डी में कंफ्यूजन होता, मैं समझ सकती हूं, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज A1 ओनली। 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ कंट्रीज दे रखी हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज रिसेंटली लो बर्थ रेट्स, एजिंग पॉपुलेशन के लिए जानी जा रही हैं। ठीक है, अगर ये नहीं भी आता हो तो आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक पढ़ाते हैं क्लासेस में। वो ये है कि जितनी भी अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और वहां की कंट्रीज, वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। जैसे इंडिया जब डेवलपिंग स्टेज में रही है, बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज विटनेस की है इंडिया, अब जाके धीरे धीरे टोटल फर्टिलिटी रेट्स कम हो रही। सिमिलरली आपने ये देखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज, वेल टू डू कंट्रीज इकोनॉमिकली, वहां पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो चुकी है एंड इनफैक्ट अब एज भी कर रही है, फर्टिलिटी रेट्स डिक्रीज भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी न्यूक्लियर फैमिलीज को 1 चाइल्ड चाहिए, चाइल्डलेस कपल्स भी हैं। So which of the above countries are frequently mentioned for their low birth rates, aging population और declining population? इसमें एलिमिनेशन करना है। कैसे किया एलिमिनेशन? हमने सबसे पहले नाइजीरिया हटाया। किस लॉजिक से? अंडर डेवलप्ड, पॉपुलेशन हाई।
डेवलपिंग पॉपुलेशन है, साउथ अफ्रीका इज ऑलमोस्ट सिमिलरली प्लेस्ड लाइक इंडिया, डेवलपिंग स्टेज। जापान, आपने न्यूज में पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा एजिंग और इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब 3 और 5 हमने हटाया, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। जापान एंड साउथ कोरिया ऑलरेडी हैं। इटली इन यूरोप is also was in the news related to aging society. A है आपका आंसर, 2 marks. Next, which of the following statements is correct as per the Constitution of India? Again, जब ये सवाल आया तो बहुत लोगों ने पूछा, मैम क्या अब हमें 7th शेड्यूल की हर लिस्ट का हर टॉपिक पढ़ने की जरूरत है? नहीं, लॉजिकली सॉल्व करते हैं। Which of one of the following is correct? आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है, बट हम एक के बाद एक चलते हैं और गलत स्टेटमेंट को हटाते हैं, करंट ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अंडर द स्टेट लिस्ट। अगर इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड लिस्ट में हो गया तो इंडिया की यूनिटी, इंडिया का इंटरस्टेट ट्रेड, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे मॉनिटर होता? हर स्टेट बैन लगा सकती थी कि हमारे यहां पे ये इंपोर्ट नहीं होगा, हमारे यहां पे ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सेट्रा, बट ऐसे इंटरस्टेट बैन्स के बारे में हमने तो नहीं सुना। इनफैक्ट हमने कहीं दूर दूर तक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस भी सुने हैं, एक्सेप्शंस भी सुने हैं, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली ज्यादा पावर्स रख सकती है अगर इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई प्रॉब्लम आई। सो बिकॉज वी हैव नॉट हर्ड सच बैन्स कि छत्तीसगढ़ से झारखंड में सेव नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं सुना। दीज बैन्स आर नॉट टू बी सीन, ऑप्शन ए इज गॉन। सेकेंड, इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अच्छा जी, अगर ये स्टेट सब्जेक्ट हो गया तो हिमाचल प्रदेश कह सकता है कि हमारे स्टेट में पंजाब से कोई भी माइग्रेट नहीं करेगा। क्या ऐसी कोई पावर्स आपने स्टेट को एक्सरसाइज करते हुए देखी? नहीं। इनफैक्ट अगर ये ऑप्शन सही है तो आर्टिकल 19 बुरा मान जाएगा, द फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज गलत। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगेन, जब हम सेंटर के टैक्सेस की बात करते हैं, अगर कॉर्पोरेट टैक्स, सोचिए इतना बड़ा टैक्स जिसकी इतनी प्रोसीड्स यूज होती है गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, इतना कंट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट रेवेन्यू को, अगर कॉर्पोरेट टैक्स स्टेट सब्जेक्ट में होता तो स्टेट्स को इतनी रेवेन्यू की कभी प्रॉब्लम और डिपेंडेंस होती ही नहीं। It is because income tax and corporate tax are the prerogative of the center. That is why. So corporate tax is of course not, it is the prerogative of center, not under state list. अच्छा, अब next देखते हैं, interstate quarantine is a union subject under the union list. ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, बिकॉज बाकी सब गलत लग रहे हैं। This is an absolutely right answer. Because it is related to interstate, the union has the ability to handle it, maneuver it. C is the answer. इसको पहुंचा जा सकता था, सिर्फ ये देख के नहीं छोड़ना था कि लक्ष्मीकांत में ये सब अलग से लिस्ट नहीं पढ़ी मैं, इसलिए छोड़ दिया क्वेश्चन, नहीं छोड़ना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूरोपियन पार्लियामेंट has approved the Net Zero Industry Act recently. ये तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दिया गया है आपको। आपको ये जरूर पता है कि यूरोपियन यूनियन काफी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लेजिस्लेशन या इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, इतना आपको पता है। तो उन्होंने नेट जीरो अचीव करने के लिए एक एक्ट अप्रूव किया होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट काफी हार्मलेस लग रही है,
द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। ओके, दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, यहां पे प्रॉब्लम। द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी by 2040 and therefore aims to develop all of its clean technology by that time। अब यहां प्रॉब्लम, कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर नेट जीरो। कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी आपकी एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। अगर आप सिर्फ इतने वर्ड्स को पढ़े होते ना एनवायरमेंट में कि इसका मतलब क्या है, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, नेट जीरो का मतलब क्या है, अब ये समझते कि न्यूट्रलिटी और नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कंट्री में वो रिन्यूएबल हो, नहीं। इसका मतलब ये है जितने भी कार्बन एमिशंस एमिट हो रहे हैं उतने ही कैप्चर हों, सो दैट नेट कार्बन जो हम एमिट करें वो हो जीरो। दैट मीन्स कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से भी होगा, कुछ कार्बन सिंक्स इंक्रीज करने से भी होगा, कुछ यूसेज कम करने से भी होगा, एक्सेट्रा। इसको अचीव करने के बहुत और तरीके भी हैं, ना कि सिर्फ क्लीन टेक्नोलॉजी। कार्बन सिंक्स भी इसका तरीका है। ये तब क्वेश्चन सॉल्व होता अगर ये करंट अफेयर्स से पता होता कि हाँ सिर्फ यूरोपियन यूनियन है जो ऐसे एनवायरमेंटली कॉन्शियस एक्ट्स लाते हैं, और यहां पे अपनी एनवायरमेंट की क्लासेस में इन शब्दों का मीनिंग पता होता, उससे सॉल्वेबल था। तो यूरोपियन यूनियन ये कार्बन न्यूट्रलिटी ऑल ऑफ इट्स क्लीन टेक्नोलॉजी से नहीं अचीव करना चाहता। ऐसा नहीं है कि हर फॉर्म जो हो एनर्जी जनरेशन का वो रिन्यूएबल हो, नहीं, ये नहीं कह रहा वो स्टेटमेंट, एंड दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट गलत है। एनीवे, यूपीएससी कई बार डेटा ट्रैप भी डाल देती है जिसमें चांसेस होते हैं कि ये स्टेटमेंट और भी गलत है, इसलिए इसको गलत लेंगे। सो इट इज वेरी सिंपल, ये आंसर आ गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। सी आपका आंसर हो गया, 2 मार्क्स। विथ दिस हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं। आपने ऑलमोस्ट 24 मार्क्स यूपीएससी प्री 2024 में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज से नहीं, बस अटेम्प्ट करने की हिम्मत से, लॉजिक से, वर्ड एसोसिएशन से, तसल्ली से अचीव कर सकते हैं। ये वीडियोस आपको आपके कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए नहीं है। ये वीडियोस उसलिए नहीं है कि हम आपकी प्रॉब्लम नहीं समझते, कि एग्जाम में प्रेशर होता है, हमने भी फेस किया, बट ये वीडियोस इसलिए है कि वो प्रेशर आप कम फील करें। इस वजह से आज प्रैक्टिस करनी, इन सारी ट्रिक्स को लेकर, मेथड्स को लेकर, आइडियोलॉजीज को लेकर बहुत जरूरी है, जिससे वो जो आप आज फील कर रहे हैं एमसीक्यू को देखकर वो उस दिन फाइनल एग्जाम में ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज कंटिन्यूड रखें, दैट मीन्स 2023 का पेपर 22, 21, 20, डेफिनेटली कमेंट करिए सीरीज अगेन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।